एब्सोल्यूट प्लेज़र यहाँ पे मैं विष्णु जी के साथ हूँ। अ, आपके तो हैं ही हीरो, मेरे भी हीरो हैं, ये और इनके पिताश्री। अ, हर बार मैं इनसे मिलता हूँ और घर जाके सोचता हूँ या तो कन्वर्ट हो गया, बिलीवर हो गया अब मैं। बड़ी मुश्किल होती है फिर दोबारा एथिज़्म में बिलीव करने के लिए तो कि सर जादूनाथ सरकार ने लिखा था कि औरंगज़ेब का जो रेन था, दैट वाज़ द डार्केस्ट चैप्टर इन आवर हिस्ट्री। ये सर जादूनाथ सरकार ने लिखा था और सब जानते हैं औरंगज़ेब के रेन में क्या हुआ था, श्योरली। औरंगज़ेब के रेन में क्या-क्या नहीं हुआ, ऐसे-ऐसे अत्याचार हुए कि उनको देख के रूह काँप जाती है। हमारे गुरुओं को का सर कटा दिया गया और मैं हमारे स्पेसिफिकली कहना चाहता हूँ कि वो सिर्फ़ सिखों के गुरु नहीं हैं, वो हिंदुओं के गुरु हैं। पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए लोगों को। जैसे किसी ये जो डिमार्केशन करते हैं ना हिंदू और सिख में, जैसे किसी ने कहा है कि अगर गुरु ग्रंथ साहब से आप हिंदुइज़्म को हटा दोगे तो सिर्फ़ बुक की स्पाइन रह जाएगी। आप समझिए उसको, तो वो मेरे गुरु थे। हमारे गुरुओं का कत्लेआम हुआ, संभाजी के का टॉर्चर करके कत्लेआम हुआ, टेम्पल्स ढोए गए, जिज़िया दिया गया, 4.6 मिलियन हिंदूज़ का जेनोसाइड हुआ। अभी हमारी सिचुएशन ऐसी है कि हिंदू टेम्पल्स स्टेट कंट्रोल में हैं। सिर्फ तमिलनाडु में जहाँ 6,000 करोड़ मिलने चाहिए हिंदू टेम्पल्स को, वहाँ 58 करोड़ मिल रहे हैं, 1% भी नहीं मिल रहा, एक स्टेट है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए पूरे देश में 60-70,000 करोड़ मिनिमम हिंदू टेम्पल्स के पास पैसा आना चाहिए, वो आ नहीं रहा है 1 साल में। उस पैसे से हिंदू टेम्पल्स हिंदुओं के लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है? हज़ारों स्कूल्स बना सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ बना सकते हैं, हॉस्पिटल्स बना सकते हैं, गौशालाज़ बना सकते हैं, विद्यालय, पाठशालाज़ बना सकते हैं, ऑर्फनेजेस बना सकते हैं, कुछ भी करना हो। बाकी रिलिजन के लोग अपने पैसे से ये सब चीज़ें कर रहे हैं। मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, वो उन हिंदुओं को अपने फ़ोल्ड में ला रहे हैं, जिनको ये फैसिलिटीज़ चाहिए। मॉस्क्स और चर्चेज़ रन स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स आर सेइंग, "कम टू आवर फोल्ड, वी विल गिव यू दिस।" हिंदू टेम्पल्स हिंदुओं के हाथ पीछे बंधे हुए हैं। तो एक तरह से ये जिज़िया टैक्स नहीं है, ये पहला सवाल हुआ आपसे, ठीक है? अभी आरटीई राइट टू एजुकेशन के साथ जो 93rd अमेंडमेंट आपको पता होगा विष्णु, आपने उस पे बात करी थी, मुझे आपसे ही पता चला था। वो कंजंक्शन ऐसा है कि सिर्फ़ हिंदू रन स्कूल्स की ये ऑब्लिगेशन है कि आप अपनी 25% सीटें जो हैं वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन पे रिज़र्व करिए। मुस्लिम रन स्कूल्स पे नहीं है, क्रिश्चियन रन स्कूल्स पे नहीं है। टेन्स ऑफ थाउज़ेंड्स ऑफ ओनली हिंदू रन स्कूल्स आर शट डाउन बिकॉज़ ऑफ दिस। पहले ही वो गरीब हैं, उसमें से भी अपनी सीटें अगर वो रिज़र्व कर देंगे जो कि मुस्लिम रन स्कूल्स और क्रिश्चियन रन स्कूल नहीं कर पा रहे हैं, एज़ अ रिज़ल्ट हिंदू रन स्कूल्स बंद हो रहे हैं। जो हिंदू पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को हिंदू रन स्कूल्स में भेज रहे थे, अब वो कहाँ भेज रहे हैं? और उन स्कूल्स में क्या होगा? सटली होगा या नॉन सटली होगा, कन्वर्जन होगा, प्रोसेलाइटाइज़ेशन होगा, बिकॉज़ उनकी तो रिलिजियस ऑब्लिगेशन है। आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते। वो तो उनका तो दीन है, ये तो करेंगे, वो तो प्रोपेगेट करेंगे अपना रिलिजन। औरंगज़ेब के रेन में क्या हो रहा था? हिंदू टेम्पल्स पे अत्याचार हो रहा था, हिंदू टेम्पल्स डिमोलिश किए जा रहे थे। अभी आपके पास प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, जहाँ पे एक हिंदू, ये तो छोड़िए कि रिक्लेम कर ले, कोर्ट भी नहीं जा सकता दस्तक देने की, माय लॉर्ड ये टेम्पल डिमोलिश था, ये मुझे वापस मिलना चाहिए। ये भी ये राइट भी हिंदुओं से ले ली गई है। तो क्या ये डार्क चैप्टर नहीं है? पलायन हुआ, इतने लोगों को कत्लेआम हुआ, वो अलग बात है, औरंगज़ेब के रेन में तो बहुत ही ज़्यादा हुआ। लेकिन यहाँ पे भी 33 साल हो गए हैं, 7 लाख कश्मीरी हिंदूज़ जो जेनोसाइड के विक्टिम्स हैं, जो अपने ही लैंड से खदेड़े गए, वो अभी भी अपने वापस रिहैबिलिटेट नहीं किए गए हैं। क्या जर्मनी में जर्मन रेफ्यूजीज़ हैं? क्या यूनाइटेड किंगडम में ब्रिटिश रेफ्यूजीज़ हैं? क्या अमेरिका में अमेरिकन रेफ्यूजीज़ हैं? लेकिन इंडिया में हिंदू हिंदू राष्ट्र में हिंदू रेफ्यूजीज़ क्यों हैं? ये चौथी बात हो गई। तो अब आप इन चारों चीज़ों को मिला के अगर देखें, हिंदुओं की स्थिति क्या है? स्कूल्स उनके बंद हो रहे हैं, टेम्पल्स जिज़िया टैक्स या कुछ भी टैक्स कंट्रोल में है स्टेट का, जो कि औरों को दे रहे हैं, हिंदू पैसा औरों को मिल रहा है। तीसरा, मैंने आपको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बताया, डिमोलिश टेम्पल्स आप वापस नहीं ले सकते कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली। और चौथा, आपके खुद हिंदू रेफ्यूजीज़ हैं, उनके घर में नहीं जा सकते। ये नॉन औरंगज़ेब के रेन में कॉन्स्टिट्यूशनली हो रहा है। और पाँचवीं सबसे बड़ी बात, मैं उस चीज़ को डार्कर चैप्टर कहूँगा जहाँ हिंदूज़ के पास राइट्स नहीं हैं, डिस्क्रिमिनेट हो रहे हैं, जो कि औरंगज़ेब के केस में था। लेकिन अब हिंदूज़ के पास पावर है, लेकिन फिर भी डिस्क्रिमिनेट हो रहे हैं। अब आप ये सिनेरियो देखिए, एक सिचुएशन में हिंदूज़ के पास पावर नहीं थी, वो डिस्क्रिमिनेट हो रहे थे, और इस सिचुएशन में हिंदूज़ के पास पावर है, लेकिन फिर भी डिस्क्रिमिनेट हो रहे हैं, तो कौन-सा डार्कर चैप्टर है? मैं ये नहीं कह रहा कि औरंगज़ेब की तरह अभी भी हमें औरंगज़ेब रूल कर रहा है, प्लीज़ डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। जो अभी मैंने रिसेंटली काफ़ी चीज़ों की स्टडी की, तो वीर सावरकर की जो किताब विक्रम संपत जी ने लिखी है, उसका पूरा अध्ययन किया और एक बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने लिखी है, अम्बेडकर्स थॉट ऑन पाकिस्तान, और मुझे लगता है वो हम सबको पढ़नी चाहिए। वो लोग जो उस समय डिबेट कर रहे थे आज से 100 साल पहले करीब-करीब, एग्ज़ैक्टली आज हम लोग वहीं पे खड़े हुए, हम लोग वही डिबेट कर रहे हैं 100 साल के बाद। अम्बेडकर साहब की अगर आप किताब पढ़ेंगे, अम्बेडकर्स थॉट ऑन पाकिस्तान, उन्होंने अपनी किताब के चैप्टर नंबर 2 में लिखा है मुस्लिम्स केस ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने कहा कि इनके जो हीरो है वो औरंगजेब, बाबर, हुमायूं, शाहजहां हैं और हमारे हीरो शिवाजी हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दो कम्युनिटी के अंदर। मैं आपको कोट करना चाहता हूं, जब राम मंदिर का फैसला आया था इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा, 3 जजेस इलाहाबाद हाईकोर्ट में थे, जस्टिस एस यू खान, जस्टिस सुधीर अग्रवाल और जस्टिस धर्मवीर शर्मा। आपको पता है जस्टिस एस यू खान ने क्या लिखा अपनी उस जजमेंट में? उन्होंने लिखा दैट वी वर द रूलर्स ऑफ दिस कंट्री, हम इस देश के बादशाह थे और आज हम इस देश में जूनियर पार्टनर है।
तो सवाल यह है कि जब इस देश का बंटवारा धर्म के आधार पे हुआ, तो क्यों संविधान में सेकुलर वर्ड जोड़ दिया गया? अगर आप पूरे वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो 56 इस्लामिक नेशंस हैं, हजारों क्रिश्चियन नेशंस हैं, हिंदू नेशन क्यों नहीं हो सकता है? और जब हिंदू नेशन की बात की जाती है, तो बोला जाता है कि आप फ्रिंज एलिमेंट है, आप कम्युनल है। अगर आप ज्ञानव्यापी की बात करें, तो ज्ञानव्यापी में पहला मुकदमा 1991 में फाइल किया गया था। 1991 से एग्जैक्ट डेट आपको बता रहा हूं, 19 दिसंबर 2023 1991 में केस फाइल हुआ था। 19 दिसंबर 2023 तक वो केस इसी पचड़े में फंसा रहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू होता है कि नहीं होता है। पहले कोर्ट ने कहा लागू होता है, केस नहीं चला सकते। दूसरी कोर्ट ने उसको पलट दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुकदमा गया 1998 में। 23 साल, 24 साल, 25 साल लग गए इलाहाबाद हाईकोर्ट को अपना फैसला देने में। 19 दिसंबर को फैसला दिया गया। तो क्या हमें सही न्याय मिल रहा है? क्या हमें सही एक त्वरित न्याय मिल रहा है? आज हम ज्ञानव्यापी के लिए कोर्ट में जाते हैं, हर सैटरडे को डेट लगा दी जाती है। अब पता है आपको सर अगली डेट कब है? 31 अक्टूबर को है। अब मैं 31 अक्टूबर को वहां पे जाऊंगा तो दूसरी डेट लेके चलाऊंगा, क्योंकि वहां पे तो दिवाली सेलिब्रेट हो रही। तो आपने अगर इसको टाइमलाइन से आप देखें, तो 31 जनवरी को ज्ञानव्यापी में ऑनरेबल जस्टिस ए के विश्वेश साहब ने पूजा का अधिकार दिया था। उसके बाद तब से 10 महीने गुजर गए। 4 महीने तक तो डिस्ट्रिक्ट जज ही नियुक्त नहीं किया। फॉर 4 मंथ्स नो डिस्ट्रिक्ट जज वाज अपॉइंटेड। अच्छा, बहुत बड़ा इसके पीछे वो है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि ज्ञानव्यापी का केस डिस्ट्रिक्ट जज डिसाइड करें, तो डिस्ट्रिक्ट जज ही नियुक्त मत करो। तो जब डिस्ट्रिक्ट जज नियुक्त नहीं होगा तो केस चलेगा नहीं। फिर उसके बाद जून की छुट्टियां आ गई, जुलाई से केस चल नहीं रहा है। हम लोग जा रहे हैं कोर्ट से, कह रहे हैं केस आगे बढ़ाइए, हमारी रिसर्च तैयार है, प्लीडिंग्स तैयार है, आप बात करिए आगे, पर कोर्ट आगे बढ़ नहीं रही है। मैं आपको कर्नाटका का एग्जांपल दे रहा हूं। कर्नाटका में 35,000 टेम्पल्स आर अंडर एक्विजिशन। मंदिर जो है वो सरकारी कंट्रोल में। और क्या आर्गुमेंट दिया जाता है कि अगर ये मंदिर वापस हिंदुओं को दे दिए तो मिसमैनेजमेंट हो जाएगा। अब मैं आपको जीता जाता उदाहरण दे रहा हूं, मेरी बात को रिलेट करिएगा। कभी आप सारे लोग यहाँ पे बुद्धिजीवी हैं, प्रबुद्ध समाज से आते हैं, आप लोग जाके उसको देखिएगा। कर्नाटका में एक मंदिर है, कोपल डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में, अंजनाद्री हिल्स पे, पर्वत पे मंदिर है। हनुमान जी का जन्मभूमि माना जाता है, और रामानंदी संप्रदाय ने उसको अपनी पूजा पाठ और तपस्या से उस मंदिर को जागृत किया। जागृत करने के बाद जब मंदिर में डोनेशंस आने लग गए, तो 2018 में जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी उसने उसको उस मंदिर को एक्वायर कर लिया, और वो एक्विजिशन चलता रहा। गवर्नमेंट बदलती थी, वो एक्विजिशन चलता रहा। आज भी वो मंदिर एक्वायर्ड है। अब देखिए क्या होता है जब मंदिर एक्वायर्ड होता है, उसमें जो भी डोनेशन आ रहा है, किसी को नहीं पता क्या डोनेशन आ रहा है। सरकार ने बस एक एफिडेविट दे दिया कि 60 लाख रुपए आया। जब आपने मंदिर के पुजारी को, हिंदू समाज के लोगों को मंदिर से उठा के बाहर फेंक दिया, तो क्या पता क्या डोनेशन आ रहा है, क्या अकाउंट से, हमें नहीं पता। और मिसमैनेजमेंट आपको सिर्फ एक हिंदू मंदिर में दिखता है, किसी चर्च में, किसी दरगाह में, किसी मॉस्क में आज तक कभी कोई मिसमैनेजमेंट नहीं दिखा। कि अभी 2 हफ्ते पहले, विष्णु सॉरी टू इंटरप्ट यू, केरला हाई कोर्ट ने कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू करी है कम्युनिस्ट स्टेट ऑफ केरला के गवर्नमेंट पे। 6 लोगों को डिप्टी कमिश्नर या जो भी हैं कटघरे में खड़ा किया है। क्यों? क्योंकि केरला हाई कोर्ट 6 महीने से कह रहा है कि ये जो चर्चेस की डिस्प्यूट चल रहा है, इनको स्टेट कंट्रोल में लो। इतना खौफ है कि हिंदू टेम्पल्स को कंट्रोल में लिया हुआ है। 5 बोर्ड्स हैं केरला में, हिंदू टेम्पल्स आर अंडर कंट्रोल ऑफ द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, लेकिन वो चर्चेस को कंट्रोल में लेने से रिफ्यूज कर रही है। इट इज इन डायरेक्ट कंटेम्प्ट ऑफ द हाई कोर्ट। आप पढ़िए 1 हफ्ता पहले। विष्णु, आपने कर्नाटका की बात करी, 30,000 टेम्पल्स, तमिलनाडु मेरे स्टेट में 40,000 टेम्पल्स, ओवरऑल इंडिया में मोर देन 110,000, 1,10,000 टेम्पल स्टेट कंट्रोल में है। आप हुंडी का पैसा तो अलग ही है, आप जो लैंड है, टेम्पल लैंड कंट्रोल किया हुआ है, मैक्सिमम रेंट ले रहे हैं उससे ऐसा। पूरा रेंट ले रहे हैं, और हिंदूज को नहीं मिल रहा है। 2014 में आप भी जानते हैं 3.4 लाख एकर्स वाज अंडर वक्फ। टुडे इट इज 9.4 लाख एकर्स इन 10 इयर्स। ये कहां, ये सडनली डबल से ज्यादा कैसे हो गया भाई? ये हिंदू लैंड को वक्फ ने हथिया लिया है। ये तो औरंगजेब के जमाने में भी लीगली नहीं हो रहा था जितना अब हो रहा है। ये तो संविधान का सबसे बड़ा कंट्रडिक्शन, अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा कंट्रडिक्शन कोई है, तो वो है माइनॉरिटी राइट्स। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, अगर आप संविधान सभा की डिबेट पढ़ेंगे, तो संविधान सभा की डिबेट में ये पूछा गया कि भाई माइनॉरिटी के अधिकार क्यों दिए जाए। अगर सड़क बन रही है, तो वो एक हिंदू के लिए भी बन रही है, जैन के लिए बन रही है, बुद्ध के लिए बन रही है, सिख के लिए बन रही है, ईसाई के लिए बन रही है, अलग से राइट्स क्यों देने हैं? अलग से राइट्स दिए गए आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में, और आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1 में जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, वो आज भारी मात्रा में धर्मांतरण का काम कर रहे हैं। 500 मदरसा चला रही थी असम स्टेट, 500 मदरसा चला रही थी। कितने 1000 करोड़ पे इंटरेस्ट फ्री लोन्स मिलता है वक्फ लैंड पे शॉप सेट करने के लिए। 5,000 करोड़ का बजट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, पिछले टू पिछली बार, इस बार 3200 करोड़ हो। It was the nation was divided along the lines of religion. In December 1947 on record, when the Muslims of मेवात region जो है नू, जहाँ पे राइट्स हुई थी, आपने देखा था 2 साल पहले, बहुत भयंकर, पिछले साल बहुत भयंकर राइट्स हुई थी। हिंदू एंटी हिंदू राइट्स ही मान लीजिए उसको, जितना उठा उठा के बर्बरता दिखाई थी। They wanted to go to Pakistan. Their allegiance was with Pakistan. Fair enough. Lot of Muslims went there. The Muslims of Mewat, of Nu, wanted to, were about to go. Mahatma Gandhi went to Nu, to Mewat, persuaded them कि नहीं आप रुको, हम आपके लिए ज्यादा करेंगे, हम आपकी राइट्स, आपकी सब हम दिलाएंगे, पर्सनली आपको सिक्योर करेंगे। वो रुक गए। महात्मा गांधी की वजह से अभी मेवात है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, आई वांट टू कोट समवन, द ओनली इफेक्टिव वे ऑफ सॉल्विंग द माइनॉरिटीज प्रॉब्लम lies in population exchange.
Until that is done, even with the creation of Pakistan, the problem of majority versus minority will remain. Transfer of minorities is the only lasting remedy for communal peace, unquote B.R. Ambedkar. वो पागल थे क्या? उनमें हमसे कम दिमाग था? Why was आपने कहा उनकी किताब पढ़िए, ऐसे ही ख्याली पुलाव में उन्होंने ये सब बता, he analyzed to an insane level of detail what the Muslim psyche is. Religion has got nothing to do with it. It is the way your mind works. तो फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, the way Muslim mind works is another matter. We are discussing out here, how does the Hindu mind work? नहीं कि कितनी बड़ी विडंबना है, इसको जरा वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में देखिए कि और देशों में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी होती है वो कहती है कि भैया आर्टिकल 14 के तहत हमारे साथ न्याय कर दो, हमें इक्वालिटी का अधिकार दे दो, हमें बराबरी का अधिकार दे दो। बहुत सारे देशों में माइनॉरिटी को इक्वालिटी का अधिकार नहीं है। अभी पाकिस्तान में रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि यहाँ पे सबको इजाजत है कि अपना धर्म फॉलो कर सकते हैं। सारे लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और वो सुप्रीम कोर्ट जज साहब को आर्मी बुला के अपने आप को इवैक्यूएट कराना पड़ा। ये हमारा देश बड़ा अजब है, गजब देश है, जहाँ पे मेजोरिटी कम्युनिटी कह रही है हमारे साथ न्याय कर दो और देश में माइनॉरिटी कम्युनिटी कहती है भाई साहब न्याय कर दो। हम 80% लोग इस समय कोर्ट में हैं कि भाई हमारे को न्याय दे दो, हमें त्वरित न्याय दे दो, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट खत्म कर दो, वक्फ एक्ट को खत्म कर दो, ये सारी माइनॉरिटी के लिए जो स्पेशल स्कीम चला रखी है इसको खत्म कर दो, हमारे मंदिर हमको वापस दे दो, हज सब्सिडी बंद करो, ये सारी मांग हम कर रहे हैं। अब देखिए सामने सामने आपको जैसे कहते हैं चोर की चोरी पकड़ी गई, कमीशन में शिवलिंग मिल गया, उसको सील करा दिया तो कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया गया ये शिवलिंग नहीं फाउंटेन है। अब जब बोला गया कि चलिए इसकी एएसआई से जांच करा लीजिए, एएसआई भी जांच करने के लिए तैयार है तो कहते हैं नहीं इसकी जांच नहीं होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट ने 19 दिसंबर को स्टे कर दिया। अब सवाल यह है कि देखिए ये सारी डिबेट्स हमने देखी राम मंदिर के समय उठी, पर राम मंदिर के केस में भी एक नया ट्रेंड सेट कर दिया ऑल्टरनेट लैंड देने का कि भाई अगर ये आ गए तो इनको भी पैसिफाई कर दो, इनको अल्टरनेट लैंड दे दो। अरे सवाल ये था कि वहां पे मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है कि नहीं बनाई गई है। जब आप ये कह रहे हो कि 1528 से लेकर 1855 तक यहाँ नमाज पढ़ने का कोई प्रूफ नहीं मिलता है, तो कैसे आपने उनको 5 एकड़ दे दी इस जमीन के एवज में, कैसे दे दी? और देखिए सवाल ये, देखिए ये जो बात राम मंदिर में हुई, ठीक है राम मंदिर का हमें फैसला, हमारे ऑपरेटिव पोर्शन हमारे पक्ष में आ गया, मंदिर की जमीन हमें मिल गई, वहां प्राण प्रतिष्ठा हो गई, 22 जनवरी के दिन मैं भी वहां पे मौजूद था, हम सारे लोग बहुत खुश थे। पर जो लीगल प्रिंसिपल्स हैं उसमें कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सही नहीं है और उसका आप रिजल्ट देखिए कि अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट की जमीन का एक पोर्शन वहां पे मस्जिद बना दी गई और उसको वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया। जो बात मैं बोल रहा हूँ हवा में कोई बात नहीं है, इसका सारा लीगल डॉक्यूमेंटेशन है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि गलत है, मामला सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है आप यहाँ से मस्जिद हटा लीजिए, हम आपको अल्टरनेट लैंड देते हैं। अरे जब वहां पे मस्जिद बनाना ही गलत था, वक्फ की जमीन थी नहीं, हाईकोर्ट 1860 से एस्टैब्लिश्ड है, सबसे पुराना हाईकोर्ट है, चार्टर हाईकोर्ट, तो उसके एवज में कैसे अलग जमीन दे दी? मुझे तो आजकल डर लगने लगता है जहां यहाँ चल रहा हूँ वो भी वक्फ लैंड ना हो, घर ही वक्फ, यही वक्फ के अंदर ना हो बैठो, पता चला ये मस्जिद नहीं। अब तो कह रहे पार्लियामेंट वक्फ है, पार्लियामेंटेरियन से कह रहे कि हम 15,000 एकड़ एंड सर्व्स कर्नाटका में कहते हैं, एंड सर्व्स देम राइट, सर्व्स देम राइट। क्योंकि जब हम चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं पिछले 6 साल से हम और आप बराबर कि भाई वक्फ एक्ट 1995 को खत्म करिए, इसको अमेंडमेंट करिए, इसमें ये चीजें लाइए, आप तो कह रहे हैं कि टोटली खत्म किया जाए, तो ये सारी जब बातें की जा रही है तो सुनवाई नहीं हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो अमेंडमेंट बिल सरकार लाई, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अमेंडमेंट बिल अधूरा है। पहली बात तो बहुत सारे सेक्शंस आपने भी काफी चैनल से पॉइंट आउट किया है, बहुत सारे सेक्शंस खत्म नहीं किए गए, वो एक पहलू है। पब्लिक सर्वेंट, हाँ पब्लिक सर्वेंट अभी भी है, सर्वेयर इज अ पब्लिक सर्वेंट। दूसरा जितने वक्फ बोर्ड के मेंबर्स हैं सारे पब्लिक, आपने देखा है पब्लिक सर्वेंट को अगर आप छू भी लें तो दूसरा सबसे इसका इंपॉर्टेंट पहलू सर ये है कि जो संपत्ति वक्फ संपत्ति घोषित हो गई है, डिक्लेयर हो गई है, जो जस्टिस गुलाम मोहम्मद का जजमेंट था जो आप रेफर कर रहे थे 2008 का आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का जजमेंट है पैराग्राफ 30 में, जिसमें उन्होंने कहा उस समय 2008 में वक्फ इज द थर्ड हाईएस्ट लैंड ओनर इन द कंट्री। 2008 में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के आंकड़े जस्टिस गुलाम मोहम्मद के, और 3 लाख एकड़ जमीन बताई। आज मेरे पास जो डेटा है करीब 12 लाख एकड़ जमीन है, 9 लाख भी नहीं 12 लाख एकड़ है। और आप ये सोचिए अब ये 12 लाख एकड़ जमीन वापस कैसे आए, इसके लिए कोई प्लान नहीं है इस अमेंडमेंट बिल में। जैसे किसी ने ये कहा, किसी ने क्या, डॉक्टर मोहन भागवत ने कि अब हर जगह मत ढूंढो शिवलिंग, ये क्या धनिया मिर्ची का चल रहा है कि चलो ऐसा करो 3 दे दिया आपको, चलो और नहीं देंगे, चलो और नहीं लेंगे। मतलब जैसे कश्मीरी हिंदू जेनोसाइड हुआ, 30,000 केसेस थे, आप कह रहे हो कि सिर्फ गिरिजा ट्यूकू का या बीके गंजू का केस लड़ लेते हैं, बाकी 28,000 हटा देते हैं। ये क्या चल रहा है? ये जस्टिस इज सपोज्ड टू बी यूनिवर्सल। अन्याय में भी डिस्क्रिमिनेशन है, अन्याय में भी आप कह रहे हैं ये केस लेंगे, ये नहीं लेंगे। तो आपका सवाल लेने से पहले आपका क्या इसमें है, एक मंदिर के लिए डिमांड की जाए, एक मंदिर के लिए? देखिए जहां तक जब तक मैं और मेरे पिताजी जीवित हैं और मुझे लगता है कम्युनिटी बढ़ती रहेगी, आगे और भी लोग आते रहेंगे, डेवलप होते रहेंगे, हम हर एक मंदिर की लड़ाई लड़ेंगे और अपने अंतिम सांस तक हमारी कोशिश ये रहेगी, जितने हमारे अंदर क्षमता है, रिसोर्सेज है, कि हम अपने जितने मंदिर इतिहास में चले गए हैं उसको हम वापस लाएं। और सिर्फ ये वो लड़ाई नहीं है कि जहाँ पे मंदिर है साथ में मस्जिद है, वो तो लड़ाई चली रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी हम लोग राजस्थान में हैं, उदयपुर में आप जाएंगे तो अगर आप राणा प्रताप जी का मंदिर, एकलिंग जी का मंदिर है, वहां से 5 किलोमीटर दूर एक मंदिर है सास बहू का मंदिर उदयपुर में। आप लोगों ने शायद देखा होगा, आप लोग यहाँ से हैं। अब सास बहू के मंदिर में आप जाएंगे बाहर तो एएसआई का बोर्ड लगा हुआ है, देवी देवता का अस्तित्व वहां समाप्त हो चुका है, लोग वहां पे जाके वेडिंग फोटोग्राफी करा रहे हैं सैंक्टम सैंक्टोरम के अंदर, और सारी तरह की जो चीजें हैं वो चल रही हैं। इसको कब रिस्टोर किया जाएगा? आज जो किले हैं, किले के अंदर जो मंदिर है सब जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़े हुए, फंड सारे, उसको रेस्टोर नहीं किया जा रहा है।
तो अब मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के केस में उदाहरण दिया और हिंदू देवता को ज्यूरिस्टिक पर्सनैलिटी का दर्जा दिया और ये लीगल प्रोपोजिशन डेवलप हुआ, वंस अ टेम्पल ऑलवेज अ टेम्पल। अगर ये लीगल प्रोपोजिशन डेवलप हो चुका है, तो आप मुझे बताइए कि ये सवाल क्यों पूछा जाता है कि कितने मंदिर वापस लेंगे? अगर जहां-जहां देवता का प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, जहां-जहां देवता स्वयंभू रूप में थे, उन सारे जगहों को वापस लेना हमारी ड्यूटी है। ये सिर्फ राइट नहीं है, इट्स अ ड्यूटी। क्योंकि मंदिर तोड़ देने से देवता का अस्तित्व समाप्त नहीं होता। आपको क्या लगता है, या किसी आक्रांता ने क्या सोचा कि कृष्ण जन्मभूमि को तोड़ देगा, काशी विश्वनाथ को तोड़ देगा और ये आगे आने वाली जनरेशन सिविलाइजेशन चुप बैठेगी? ये जनरेशन, ये सिविलाइजेशन ये मैसेज देना चाहती है कि तुम भले ही हमारा मंदिर तोड़ दो, हम वापस उसी जगह पे मंदिर को पुनः स्थापित करेंगे और ये मैसेज देंगे कि कलम की ताकत तलवार की ताकत से बड़ी होती है, पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड। और इसके लिए लड़ाई चल रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ज्ञान व्यापी के केस में हम लोग जीत की दहलीज पे खड़े हुए हैं। वी आर वेरी क्लोज टू विक्ट्री। एएसआई अपनी रिपोर्ट दे चुकी है। आपके सामने टाइमलाइन रख देता हूं और आप उसके बाद कल का निर्णय को पर्सपेक्टिव में समझ लीजिएगा। 21 जुलाई 2023 को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने इस पूरे परिसर में खुदाई का ऑर्डर कर दिया कि डिगिंग होगी और सारे साइंटिफिक मेथड से यहाँ पे एएसआई का सर्वे होगा, वजू टैंक के एरिया को छोड़ के। उसके खिलाफ मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट का। इलाहाबाद हाईकोर्ट में एएसआई ने कहा कि अभी हम डिगिंग नहीं करेंगे, हम सर्वे करेंगे, सिर्फ साइंटिफिक मेथड से, डिगिंग का भी नहीं करेंगे। मामला सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के ऑर्डर को कन्फर्म किया। तो जो डिगिंग का ऑर्डर था वो स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने रोक दिया और उस पूरे परिसर में स्टेटस को लगा दिया। एएसआई ने 90 दिन का सर्वे किया, सर्वे की रिपोर्ट आ गई। सुप्रीम कोर्ट में हमने एप्लीकेशन फाइल की हुई है मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर की और हमने बताया है कि एएसआई के सर्वे में यहाँ पे ज्ञान व्यापी परिसर के अंदर एक कुआं मिला है, अलग ऐसे 4 चेंबर्स है जो बंद है मिट्टी से, वहां पे खुदाई की जरूरत है, वजू टैंक की एएसआई की जरूरत है। तो ये सारे आदेश सुप्रीम कोर्ट ही करेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज इन चार्ज ऑफ द मैटर। वहां पे पूरा मामला चल रहा है। अब लोअर कोर्ट में कोई एप्लीकेशन फाइल कर देता है कि साहब यहाँ डिगिंग कराई जाए, तो वो तो डिसमिस ही होनी थी। और कल पूरा जो है लग गया कि अरे हिंदू पक्ष की याचिका खारिज हो गई। अरे भैया खारिज, जब याचिका ही गलत जगह फाइल की गई और हमने नहीं फाइल की, हमने नहीं फाइल की, याचिका ही गलत जगह फाइल की गई, डिमांड ही गलत है। जो लोग कहते थे डेमोक्रेसी का अंत हो गया जब से 2014 मोदी जी आए, अब ये हिंदू राष्ट्र चल रहा है। यहाँ पे हिंदूज के सबसे होली रिलीजियस प्लेसेस, काशी विश्वनाथ, आपका कृष्ण जन्मभूमि स्थान, वो ये डेमोक्रेटिकली सुप्रीम कोर्ट पे या कोर्ट से जाके जुडिशरी से मांग रहे हैं। और अभी भी इनकी साइकी ये नहीं कह रहे कि हम छीन के लेंगे, ये कह रहे हैं वी आर सो कॉन्फिडेंट ऑफ विक्ट्री इन द कोर्ट्स। दिस इज द साइकी ऑफ द हिंदू। You want justice to be done and constitutionally justice is being denied through the place of worship act। अब मैं क्वेश्चन लेना चाहूंगा बिकॉज हमारे पास जो 15-20 मिनट है उसमें। तो विष्णु, ये 2 सवाल है एक तरह से। क्या आपको लगता है कि अगर हिंदूज लीगली सेटिस्फाई नहीं हुए या लीगैलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनली उन पे जस्टिस नहीं किया गया, तो हम वाकई वी आर ऑन द प्रेसिपिस ऑफ अ सिविल वॉर? मैं आपको आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बताना चाहता हूं। 6 दिसंबर 1992 की घटना हम सब लोगों को याद है। 6 दिसंबर 1992 को क्या हुआ और 6 दिसंबर 1992 की घटना गलत है, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी राम मंदिर के जजमेंट में रिसेंटली लिखा है। अब आप सब लोग जरा, आनंद सर, इसको जरा अप्रिशिएट करिए कि किसी ने ये बात की तह में जाने की कोशिश की कि 6 दिसंबर 92 क्यों हुआ। उसका कारण ये है, मैं आपको उसको पर्सपेक्टिव में इतिहास दे देता हूं कि सारे हिंदुओं ने ये डिसाइड किया था कि 6 दिसंबर 92 को हम वहां पे जाके सांकेतिक जल चढ़ाएंगे और पूजा पाठ करेंगे और कारसेवा करेंगे, सांकेतिक, बहुत दूर से। और अगर जो उस समय गवर्नमेंट ने 2.77 एकड़ जमीन अक्वायर की थी, तो उस एक्विजिशन को चैलेंज किया गया था हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट को फैसला देना था। मैं सवाल कर रहा हूं आपके सामने से, इसको रिकॉर्ड कर लीजिए और जरा इसको पूछ लीजिएगा। 3 जज इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस केस को सुन रहे थे। 3 जज सुन रहे थे इस मुकदमे को। 3 में से 2 जज ने लिखा है कि मेरा फैसला तैयार था, जस्टिस रजा ने अपना फैसला सही समय नहीं दिया। तो आपने जो हिंदुओं के सब्र का बांध है उसको तोड़ा, जो आपको फैसला देना था टाइम पे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, 2 ऑनरेबल जजेस ने कहा कि हमारा जजमेंट तैयार है, जस्टिस रजा अपना फैसला नहीं दे रहे। और उसके बाद 6 दिसंबर 1992 हुआ। बहुत से लोग मानते हैं कि वो शौर्य दिवस था, मैं भी मानता हूं कि वो शौर्य दिवस था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सवाल ये है, मैं ये बात कहना चाहता हूं कि सिचुएशन दिन पर दिन बिगड़ती चली जा रही है, डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है और हमें अंडर दी आईपीसी, अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस। तो जो मेरी माताजी ने सवाल पूछा है, मैं आज सारे लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप सारे लोग आर्म्स के लिए अप्लाई करिए अंडर दी आर्म्स एक्ट, और सारे लोग अपने घर में चाकू छुरी रखना बंद करिए। और हम सारे लोगों को आर्म्स के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं इलीगल आर्म्स रखिए, मैं कह रहा हूं लीगल आर्म्स रखिए। और लीगल आर्म्स रखने के लिए आर्म्स एक्ट में प्रोविजन है, उसका हमारे पास पूरा फॉर्मेट है, हम आपको देंगे। आप लोग आर्म्स एक्ट के लिए अप्लाई करिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाइए, अपनी प्रॉब्लम्स बताइए, और जहां जहां पे ऐसे चेंजेस हो रहे हैं, आप सब लोग को अपने सेल्फ डिफेंस के लिए तैयार। सेल्फ डिफेंस करेंगे कैसे? चाकू और छुरी से करेंगे। तो हमारे जैन मुनि या जो हमारे जैन सेंट्स हैं, वो उस फिलॉसफी में विश्वास करते हैं, जियो और जीने दो। पर यहाँ पे तो हमको जीने ही नहीं दिया जा रहा है। तो जब आपको जीने ही नहीं दिया जा रहा है, हमारी माताओं बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है, लव जिहाद की घटनाएं बढ़ रही हैं, जमीन हथियाई जा रही है, मंदिर का कंट्रोल किया जा रहा है, तो आपने जो सवाल पूछा, मुझे लगता है ऐसा ईश्वर करे ऐसा दिन ना आए इस देश में
ईश्वर करे ऐसा दिन ना आए। उसके लिए बहुत जरूरी है कि जो केंद्र सरकार है वो जल्द से जल्द एक्ट अपॉन करे। तो हम लोगों को अपनी डिमांड जो है कंसाइज कर लेनी चाहिए कि हमें क्या क्या खत्म करना है। तो सबसे पहले जो मंदिर अधिग्रहण है उसको खत्म करना है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म करना है, वक्फ एक्ट को खत्म करना है, वक्फ में जो जमीन चली गई है उसको वापस लेना है, सारे जो मंदिर है उसकी लिस्ट बना के सरकार को देनी चाहिए, कितने मंदिर मुक्त करिए नहीं तो केसेस फाइल होंगे। हज सब्सिडी जो है उसको बंद करना चाहिए। साथ ही साथ आपका जो माइनॉरिटी के लिए स्कीम चल रही है उसको खत्म करिए, संविधान से सोशल सेकुलर वर्ड रिमूव करिए, आर्टिकल 29-30 को डिलीट करिए। लिखा है ताजमहल हैज अ गौशाला as a historical part of the original structure. Even the photos are available. How do you see the Taj Mahal question? Before I ask this to Vishnu, ये आपने विष्णु जी के लिए पूछा है। मैं एक ऐड करना चाहता हूँ कि साइंस प्रोग्रेस कब करती है? साइंस प्रोग्रेस तब करती है जब आपने कोई सवाल पूछा, आपके पास जितना भी एविडेंस है, जितना भी फैक्ट है, उसको आप आगे लाएं, पब्लिक करें और फिर इन्वेस्टिगेट करें और फिर कंक्लूड करें। Vishnu, is it right कि government has not allowed some rooms of Taj Mahal to ever be witnessed in public or opened? Is it right or wrong? मैं आज आप लोगों के सामने कुछ चीजें डिस्क्लोज कर देता हूँ। मेरे ग्रैंडफादर डिस्ट्रिक्ट जज थे आगरा के, मेरे ग्रैंडफादर। तो मेरे ग्रैंडफादर ने स्वयं, उस समय मैं आपको 1960 के दशक की बात बता रहा हूँ, 1960-70 के दशक की, तो उन्होंने स्वयं ताजमहल में नीचे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां देखी है, स्वयं अपनी आंखों से। अब आप सुनिए, ताजमहल पे हमने सिविल सूट फाइल किया 2015 में आगरा के सिविल कोर्ट में, और वो आज भी मुकदमा आगरा के सिविल कोर्ट में चल रहा है। हम लोग हर डेट पे उसके लिए भागते रहते हैं। अब उसमें हमने ये कहा कि ताजमहल में 27 ऐसे कमरे हैं जो आर्टिफिशियल वॉल से बने। जैसे सपोज करिए आज हम लोग यहाँ बैठे हैं और वहां पे कोई आर्टिफिशियल वॉल लगा दे तो पूरा ये हॉलो रहेगा, यहाँ पे सारी चीजें रहेंगी। आर्टिफिशियल वॉल से 27 कमरे बंद किए गए हैं, इन कमरों को खोला जाए। आप जान के हैरान हो जाएंगे। कब आपने याचिका? 2015 में सिविल सूट, मतलब 2014 के बाद? हाँ 2014 में। बीजेपी सरकार आ गई थी? नहीं सर, सरकार से क्या, वो पहले ही फाइल कर दिया था। तो उसमें कल्चरल मिनिस्ट्री ने एफिडेविट दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सेंट्रल बीजेपी सरकार हाँ, ने। तो उन्होंने, हमने कहा कि ये शिव मंदिर है, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये शिव मंदिर नहीं है, ये विष्णु और शिव मंदिर है, ये केंद्र सरकार का एफिडेविट है। अब देखिए उसमें क्या हुआ, कोई एक फिर से एक एक्साइटेड व्यक्ति निकले, उन्होंने सिविल सूट चल रहा है आगरा की कोर्ट में, उन्होंने सीधे इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका लगा दी कि ताजमहल में 27 कमरे खोले जाएं। तो ऑनरेबल जज साहब का मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने इस मांग को ही बहुत डिग्रेड कर दिया। उन्होंने कहा कहाँ खुलवाओगे बताओ, इलाहाबाद हाई कोर्ट में खुलवा दे। ये क्या चल रहा है इस देश में? हाँ करके बोला, ऐसे करके बोला और याचिका डिसमिस कर दी। सिविल सूट ऑलरेडी चल रहा है। यू आर एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई जज ये कैसे कह सकता है कि कहां उसके पास एक याचिका आई है, उसको इन्वेस्टिगेट करना है, कम से कम वो खुद ही जाके देख ले वो 27। टू से दैट मैं आंखें बंद कर लूंगा, मैं इन्वेस्टिगेट नहीं करूंगा, ये जस्टिस कैसे हुआ विष्णु? देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ताजमहल, मैं कंटेम्प्ट में आपको नहीं डालना चाहता, मैं खुद मुझे कंटेम्प्ट का डर भी नहीं है सर। अच्छा, देखिए कंटेम्प्ट का डर सर, एक मिनट, कंटेम्प्ट का डर उसको होता है जिसको जज बनना हो, अटॉर्नी जनरल बनना हो, कोई पद लेना हो। हम तो सब कुछ तिलांजलि देके यहाँ पे आए हैं, तो कंटेम्प्ट का डर किस बात का है? हमने ताजमहल में जब केस फाइल किया तो हमने कहा 27 कमरे खोलने के लिए हमने एप्लीकेशन लगाई कि 27 कमरे खोले जाएं, और उसमें अपने सूट में अच्छा ताजमहल को किसी को आइडेंटिफाई करने में कोई समस्या होगी क्या? मतलब अगर आप लोग आगरा जाएं तो ताजमहल आराम से खुद ही पहुंच जाएंगे ना, या किसी से पूछेंगे आपको पहुंचा देगा? सिविल कोर्ट आगरा की क्या कहती है कि ताजमहल कहाँ है हमें पता नहीं, आपने प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, इसलिए हम यहाँ पे 27 कमरे खोलने का आदेश नहीं कर सकते हैं, हम एडवोकेट कमीशन नहीं जारी कर सकते। अब हमने उसके खिलाफ अपील फाइल की है हायर कोर्ट में, बराबर वहां पे लड़ाई लड़ रहे हैं। 27 कमरों में आज भी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। ताजमहल को शाहजहां ने नहीं बनवाया। हामिद लाहौरी की किताब है बादशाहनामा, उसमें स्वयं लिखा हुआ है कि ताजमहल को शाहजहां ने राजा जय सिंह से एक्सचेंज में लिया था। मुमताज महल बुरहानपुर में बनी हुई थी। ताजमहल एक वाटर बेस्ड मॉन्यूमेंट है, इस्लामिक मॉन्यूमेंट नहीं हो सकता है। इस्लामिक मॉन्यूमेंट के लिए सुपुर्दे खाक होना जरूरी है। शाहजहां ने क्यों तीसरे फ्लोर पर जाके अपनी मजार बना दी, और उसके बाद उसको लगा कि बहुत सारे लोग आएंगे, भीड़ होगी, तो एक आर्टिफिशियल मजार नीचे भी बजा। तो अब ये आपने पूरे लॉजिक से बात करी है। साइंस ये कहती है कि अगर आपके पास कोई सवाल आया है भाई, आप वो एविडेंस को ऊपर लाइए, फैक्ट्स लाइए, डिसाइड करिए, वो अलाउड नहीं हो रहा। लॉजिक की बात अलाउड नहीं हो रही। गवर्नमेंट किसकी है इसका? नहीं वन वर्ड नहीं, वन वर्ड, गवर्नमेंट किसकी है? आंसर 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 नहीं, मैं गवर्नमेंट हमारी है, गवर्नमेंट हमारी है। ये देखिए, मैं आप फिर अब मुझे गाली देना चाहते हैं, इसके बाद दीजिएगा। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, बट दिस इज द ट्रूथ, ऑल दिस इज हैपनिंग अंडर द बीजेपी गवर्नमेंट, प्लीज रिमेंबर दिस। एक अभी रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा, कर्नाटका हाईकोर्ट के ऑनरेबल जज है, हम तो लॉयर है सर, कर्नाटका हाईकोर्ट के ऑनरेबल जज है, उन्होंने ग्राउंड लेवल पे रह के जो उन्होंने एक्सपीरियंस गेन किया, उन्होंने ऑनरेबल जज साहब ने कहा कि यहाँ पे काफी ऐसे पॉकेट्स हैं जो पाकिस्तान बनते चले जा रहे हैं। आनंद सर, यू विल बी शॉक्ड टू नो कि सुप्रीम कोर्ट ने इस कमेंट का इतना ज्यादा उनको बुरा लगा कि 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट में बैठे और उनको क्रिटिसाइज किया और कहा कि इस कमेंट को वापस लीजिए। उन्होंने माफी मांगी। आज तक हम लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, जो लोग खड़े हुए हैं, सारा समाज क्यों नहीं खड़ा हुआ और बोला कि जो जज साहब ने कहा सही कहा है, जो जज साहब ने कहा सही कहा है, पाकिस्तान बनते चले जा रहे हैं। पर आज जो आप बात कह रहे हैं ना, मैं उसी बात पे आ रहा हूं, सरकारें बदल गई, पर जो सिस्टम है
जो अप्रोच है, आज भी हमें कोर्ट के गलियारों में जब लोग कॉफी पीते हैं बोलते हैं कि भैया आप हम जून जुलाई की छुट्टी में कहाँ जा रहे हैं, फ्रांस जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, जर्मनी जा रहे हैं, है ना? और जो हम जैसे लोग हैं इनको क्या कहा जाता है? फ्रिंज एलिमेंट, कम्युनल एलिमेंट। घृणित रूप से हमें देखा जाता है कोर्ट के कॉरिडोर में कि हम तो जैसे इस संविधान को तोड़ने के लिए बैठे हुए हैं, हम इस देश में कत्लेआम मचाने के लिए आए। तो ये जो मानसिकता है, ये ना मेरे प्रति बदली, ना उस ऑनरेबल हाई कोर्ट जज के प्रति बदली, और इसीलिए आज हम आपके सामने हैं कि आप लोगों को संगठित होना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग आपके लड़ रहे हैं, जो लोग आपके लिए बोल रहे हैं, आपको उनके साथ खड़े होना पड़ेगा। किसी पे एक्ट, किसी कम्युनिटी पे एक्ट करने से बेटर है कि जो हिंदू कम्युनिटी है, वो कभी अपीजमेंट नहीं मांग रही। वो कभी ये नहीं कह रही कि हमारे लिए हमें ये एडवांटेज दो ओवर एंड अबव अदर्स। वो सिर्फ इतना कह रही है कि जो ये डेबिलिटेटिंग डिस्क्रिमिनेशन हमारे अगेंस्ट हो रहा है, जिसके बतौर हम 30, 40, 50 साल आगे यू आर फेसिंग एक्सटिंक्शन, उनको एड्रेस करो। तो विष्णु, घूम फिर के मैं आपसे संक्षिप्त में 1 मिनट में पूछना चाहता हूँ, डू यू फोरसी, नॉट एट द लेवल ऑफ सिटीजनरी, नॉट एट दैट लेवल, एट द गवर्नमेंट लेवल, एन ऑनेस्ट आंसर फ्रॉम यू, एनी चेंज? देखिए सर, मुझे ऐसा लगता है कि ब्रूट मेजॉरिटी थी सरकार के पास 14 से 19 और 19 से 24। इस 10 सालों में मुझे लगता है बहुत सारे काम हो जाने चाहिए थे। आज इन 10 सालों में अगर काम नहीं हुए, तो अब 240 की सीट्स पे आके कैसे काम होगा? अब अगर ईश्वर करे ऐसा हो, आई होप फॉर द बेस्ट कि करे, पर मुझे लगता नहीं है कि गवर्नमेंट लेवल पे, और मुझे लगता है कि हम लोगों को ये क्वेश्चन भी नहीं पूछना चाहिए कि सरकार क्या करेगी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आई। सरकार आते ही कैसे ये आदेश पारित हो गया कि जो 20 लोग टेररिस्ट ब्लास्ट में इन्वॉल्व हैं, हम उनके खिलाफ केसेस विथड्रॉ कर रहे हैं। आज कैसे कैसे वहाँ पे सारे के सारे पुलिस के, कर्नाटका में, हाँ, हुबली में विड्रॉ मतलब कर मैं चुके आपको लखनऊ के काकोरी की घटना बताऊं कि पुलिस इंस्पेक्टर घर में घुस के रामायण को फाड़ के, ब्राह्मण इंस्पेक्टर फाड़ के माइक नोच के उसने बंद कर दिया। क्या? तो सरकारें जो है वो काम करती हैं जब देखती है कि ये कम्युनिटी संगठित है। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोग को अपने साथ अपनी, मैं ये नहीं कह रहा हम लोग संगठित नहीं है, बहुत सारे चेंजेस आए हैं, हम लोग उठ खड़े हुए हैं, बोल रहे हैं, चीख रहे हैं, संगठित हो रहे हैं, पर और ज्यादा होना चाहिए। ये सरकारें भी हमारी मांग सुनेंगी। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि सरकार क्या करेगी, अरे सरकार से हम करवाएंगे। हम लोगों के अंदर क्षमता होनी चाहिए कि हमारी ये मांग रखी जाएगी। इसलिए आपके बीच में आए हैं कि सारे लोग संगठित हो जाइए, क्योंकि घोर आपातकाल की स्थिति है। घोर आपातकाल की स्थिति है तो गवर्नमेंट फंक्शन तब करेगी जब हम और आप डिमांड करेंगे। हम और आप डिमांड ही नहीं कर रहे। वर्ब एक्ट 1995 में गलत सही कम ज्यादा अमेंडमेंट आया ना, 6 साल हमने लड़ाई लड़ी, आपने चिल्लाया, हमने चिल्लाया, इतने मंचों पे बोला कि भाई गलत है, आया। अब ऐसी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुप मार के बैठे, क्यों नहीं बोल रहे भाई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट खत्म करो? क्यों नहीं चिल्ला रहे हम लोग? चिल्लाएंगे तो आवाज गूंजेगी। जो भगत सिंह ने बम फेंका था पार्लियामेंट में, बहरों को सुंगाने के लिए फेंका था कि बहरे सुने, उसी तरह से आज हम लोग की आवाज गूंजनी चाहिए कि जब हिंदू कोई आवाज रेस कर रहा है तो उसकी आवाज कोर्ट तक जाए, उसकी आवाज पार्लियामेंट तक जाए, और वो डिमांड मानने के लिए सरकार विवश हो जाए। मैं ये दिन देखना चाहता हूँ। प्रॉब्लम विष्णु ये है, चिल्लाना तो ठीक है, लेकिन डर लगता है कहीं जीप भी हमारी वक्फ की प्रॉपर्टी ना हो।